इसका थर्ड क्लास है ये। इससे पहले मैंने परागकण के बारे में ये सब बता दिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नर युग्मकोद्भिद की संरचना और परिवर्धन। नर युग्मकोद्भिद बोले तो परागकण। तो ये जो आपको दिख रहा है इसमें दो नर युग्मक होते हैं। ये परागकण की संरचना आपको दिख रही है नर युग्मकोद्भिद की। तो इसमें दो नर युग्मक होते हैं। इसका परिवर्धन कैसे होता है? तो ये जो परिवर्धन होता है, परागकणों का जो परिवर्धन होता है वो दो चरणों में होता है, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण में जो होता है परागकण है, ये जो परागकण है उसके केंद्रक में समसूत्री विभाजन होते हैं। केंद्रक में समसूत्री विभाजन होने से फिर क्या होगा, दो सेल्स बनेंगे। तो दो केंद्रक हो जाता है, वो केंद्रक दो भागों में बढ़ जाता है, समसूत्री विभाजन हुआ। तो फिर एक केंद्रक जो होता है वो आकार में बड़ा होता है और दूसरा केंद्रक जो होता है वो आकार में छोटा होता है। जो बड़ा वाला केंद्रक होता है उसको वर्धी कोशिका या कायिक कोशिका बोलते हैं, और आकार में जो छोटा होता है उसको हम बोलते हैं जन कोशिका। इसमें दो केंद्रक और दो कोशिका वाला स्टेज आ जाता है, मतलब दो सेल्स होते हैं और उसमें दो न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। दूसरा चरण में अगर हम बात करें तो वर्धी कोशिका और जनन कोशिका में ये जो वर्धी कोशिका होते हैं वो बाद में नष्ट हो जाते हैं, ये खत्म हो जाता है, इसका कोई भी काम नहीं होता है। और जो जनन कोशिका होते हैं वो दो नर युग्मक उसमें बनते हैं। आपको पता चल गया कि परागकण में जो नर युग्मकोद्भिद होते हैं जिसको हम परागकण बोलते हैं उसमें दो नर युग्मक का कैसे फॉर्मेशन होता है। तो जनन कोशिका में दो नर युग्मक बनते हैं उसी से। फिर ये जो दो नर युग्मक होते हैं वो परागनली, परागकण के जो इंटेन, एक पार्ट होता है एक्साइन वाला पार्ट और एक पार्ट होता है इंटेन। एक्साइन और इंटेन, एक्साइन को हम हिंदी में बोलते हैं बाहरी चोल और इंटेन को बोलते हैं अंतःचोल। ये तो आपको बातों से भी पता चल जाता होगा कि एक्साइन और इंटेन, ये वर्ड से पता चल गया होगा। तो इंटाइन जो होता है वो परागनली का फॉर्मेशन करता है, और जो एक्साइन वाला पार्ट होता है, एक्साइन वाले पार्ट पर जहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं होता है वहाँ पे जनन कोशिका पाए जाते हैं, जनन छिद्र पाए जाते हैं, जहाँ से परागनली से होकर नर युग्मक जो होते हैं वो निकलते हैं। तो ये दो नर युग्मक का जो फॉर्मेशन होता है सेकंड चरण में, वो दो नर युग्मक इस परागनली में आ जाते हैं। तो आपको पता चला होगा कि नर युग्मकोद्भिद या परागकण जो होते हैं उसमें दो नर युग्मक का फॉर्मेशन कैसे होता है। प्रथम चरण में जो परागकण होते हैं जिसको हम पोलन ग्रेन, परागकण को हम बोलते हैं पोलन ग्रेन, और जो पॉलिनेशन और परागन की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। तो परागकण में केंद्रक जो होते हैं उसमें समसूत्री विभाजन मतलब माइटोसिस होता है। माइटोसिस होने से ये दो केंद्रक का फॉर्मेशन होता है, एक आकार में बड़ा होता है, एक छोटा होता है। दूसरा चरण में वर्धी कोशिका और जनन कोशिका, ये जो वर्धी कोशिका होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इसका कोई काम नहीं होता है। और जो जनन कोशिका होते हैं उससे दो नर युग्मक बनते हैं जो परागनली से होते हुए फिर बाहर जनन छिद्र के होते हैं। फिर वो जो परागकण का जो फिर अंडक कोशिका जो गुरु बीजाणु के से जो अंडाशय होते हैं वहां पे जाएंगे, फिर उसका पॉलिनेशन वाला प्रोसेस होगा। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले, या फिर नोट्स कर रहे हैं तो नोट कर ले, नहीं तो एक स्क्रीनशॉट ले ले फिर बाद में नोट करें। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखेंगे हम जायांग, वहां तक तो हो गया, पुंकेसर तक तो हो गया। अब हम देखेंगे जायांग। तो जायांग ये जो है पुष्प का मादा जनन अंग होता है। जायांग जो है वो मादा जनन अंग होता है, और इसकी जो इकाई होती है उसको बोलते हैं स्त्री केसर या अंडक। इसके तीन भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, और उसमें जो नली की जैसी संरचना बनी रहती है उसको वर्तिका बोलते हैं, और सबसे जो नीचे अंडाशय जो फूला हुआ भाग होता है उसको अंडाशय बोलते हैं। तो ये अंडाशय है जिसके अंदर बीजांड होता है, ये वर्तिका है नली की जैसी संरचना, और ये है वर्तिका। इसको बोलते हैं स्टिग्मा इंग्लिश में, इसको बोलते हैं स्टाइल, और इसको बोलते हैं बीजांड, या अंडप को बोलते हैं एग, बीजांड या अंडप। तो बीजांड की अगर हम संरचना देखें तो ये अंदर से, ये बीजांड को अगर हम यहाँ पे लाएं और इसका फुली स्ट्रक्चर देखें
इंक लगता है खत्म हो गया। अगर हम इसका पूरा स्ट्रक्चर देखें इस अंदर वाले बीजांड का, तो फिर ये हमको इस टाइप का दिख रहा है। ये जो सबसे बाहर में जो अध्यावरण है, जहां से भ्रूणकोश जो होता है ढका होता है, इसके अंदर होता है भ्रूणपोष। तो ये जो भ्रूणपोष के जो चारों तरफ ये ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है, उसको बोलते हैं हम अध्यावरण। और ये है बीजांडकाय जो इसको घेरे हुए है भ्रूणकोश को, और उसके बाहर वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं अध्यावरण। और ये जो है ये पोडल सेल, एंटीपोडल सेल्स, और ये जो है अंड कोशिका है। यहाँ जो नीचे की तरफ बीजांड द्वार, इस वाले सिरे को बोलते हैं बीजांड द्वार। तो बीजांड द्वार वाले सिरे की तरफ जो 3 कोशिकाएं होती हैं उसको बोलते हैं अंड कोशिका या मादा कोशिका। और जो ये ऊपर वाली निभाग भाग के सिरे पर जो 3 कोशिकाएं होती है उसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल या प्रतिमुखी कोशिका, एंटीपोडल सेल। ये है बीजांड द्वार। और ये हाइलम, बीजांड व्रंत, जहाँ पे ये बीजांड जो है ये भ्रूणपोष से जो ये बीजांड व्रंत जहाँ पे ये भ्रूणपोष से जुड़ती है उस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइलम। यहाँ पे ये दोनों स्ट्रक्चर्स जुड़ते हैं। फिर ये वाली जो होती है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के माइटोसिस के बाद ये वाली स्ट्रक्चर, जैसे कि एक अंदर इसके अंदर एक सेल्स होता है, और ये वाली जो सेल दिखाई दे रही है सेंटर में जो, इसको तो बोल दिए एंटीपोडल सेल, ये होगी अंड कोशिका, और ये दोनों जो बगल में उसको बोलते हैं हम सहायक कोशिका। और इसके अंदर में जो ये तंतु रूपी संरचना आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। और ये है केंद्रीय कोशिका, केंद्रीय कोशिका। केंद्रीय कोशिका में जो है इसमें न्यूक्लियस 2 होते हैं, बस सेल्स 1 होते हैं। तो टोटल सेल्स जो हो गए वो 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियस हैं, 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियस स्टेज जो होता है वो बीजांड की जो संरचना होती है अंदर से हम देखेंगे तो फिर ये हमको ऐसे दिखाई देती है। तो तब तक इसकी स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। दीर्घ बीजाणु जनन, जो मेगा स्पोर सेल होते हैं उसमें मेगा स्पोरेंजियम कैसे होता है। दीर्घ बीजाणु जनन को इंग्लिश में बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। उसमें दीर्घ मातृ कोशिका या मेगा स्पोर सेल्स जो होते हैं वो 2n स्टेज में होते हैं, मतलब द्विगुण सूत्री होते हैं। इसको हम गुरु बीजाणु मातृ कोशिका भी बोलते हैं। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 सेल्स बनते हैं, जिसमें से 3 सेल्स जो होते हैं वो नष्ट हो जाता है, उसका कोई काम नहीं होता है। इसको 4 जो सेल्स होते हैं उसको दीर्घ बीजाणु बोलते हैं, ये एन स्टेज में होता है। एक है ये क्रियाशील, ये जो लास्ट वाला सेल्स जो होता है 3 नष्ट हो जाता है और एक जो है वो क्रियाशील है। मादा युग्मकोद्भिद, इस क्रियाशील जो एक सेल्स बचे होते हैं उसको हम बोलते हैं मादा युग्मकोद्भिद, जो कि 2n स्टेज में होता है। फिर ये सेल, फिर ये इस सेल में जो ये एक न्यूक्लियस है और चारों साइड होगा साइटोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, तो फिर इसमें जो होता है वो समसूत्री विभाजन हुआ। समसूत्री विभाजन एक क्रियाशील समसूत्री, दूसरा यूज करते हैं समसूत्री विभाजन, 1 मिनट। इसमें होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन हुआ, फिर 2 सेल्स बने, फिर समसूत्री विभाजन हुआ, फिर इसमें 4 सेल बने, फिर समसूत्री विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन जिसको हम माइटोसिस भी बोलते हैं। समसूत्री विभाजन हुआ, फिर 8 सेल बने। फिर ये जो 8 सेल्स होते हैं उसी को हमने बीजांड की संरचना में दिखाया, जो कि
8 सेल स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें से 3 जो होते हैं एंटीपोडल सेल होते हैं, 2 सहायक कोशिका होता है और 1 अंड कोशिका और बीच में एक केंद्रक वाला सेल होता है। वो ऐसे जाके मादा युग्मक उद्भिद में समसूत्री विभाजन हुआ, फिर 8 सेल स्टेज बन जाते हैं, फिर वो ये जो 2 सेल्स होते हैं वो एक हो जाते हैं और 3-3 सेल 2-2 एक बीजांड द्वार वाले सिरे पे, एक निभाग वाले सिरे पे और एक बीच में सेंटर में आ जाते हैं और 2 न्यूक्लियस। सेल तो एक बन जाते हैं, इस 2 सेल के एक तो बन जाते हैं लेकिन उसमें न्यूक्लियस 2 हो जाते हैं। फिर वही जो था वो बीजांड की संरचना में जो हम देखे वो वही सेल अरेंज्ड हो जाता है। ये यही है, मादा युग्मक उद्भिद से वो बनते हैं। फिर हम अगर परागन की बात करें तो परागकोश से जो परागकण निकलते हैं और वर्तिकाग्र पर जाते हैं तब परागन की प्रक्रिया होती है। जैसे कि इस पुष्प के परागकोश से परागकण निकलेगा, परागकण बोले तो हम पोलन ग्रेन, इसके वर्तिकाग्र पर या स्टिग्मा पर जाते हैं, फिर परागन होता है। लेकिन जो पुष्प जो होते हैं उसका जो जाति होता है वो पुष्प का जाति सेम होता है। अगर वो गुड़हल है तो गुड़हल के पुष्प का ही परागकण का उसके स्टिग्मा पे जाएगा, परागकण जो होते हैं उसके वर्तिकाग्र पर जाते हैं। सेम प्लांट्स के परागकण सेम प्लांट्स में जाएगा तभी उसके पॉलिनेशन होंगे। अगर परागन की बात करें तो परागन जो होता है वो 3 तरह के होते हैं। एक जो होता है स्वपरागन होता है और परपरागन होता है। स्वपरागन में 2 स्टेज आते हैं, जिसमें सजात पुष्पी परागन होता है और स्वपरागन होता है। स्वपरागन, सजात पुष्पी परागन और परपरागन होते हैं। स्वपरागन में उसी पुष्प के परागकण जो होते हैं उसी के वर्तिकाग्र पर जाते हैं और सजात पुष्पी में 2 अलग अलग पुष्प होते हैं और परपरागन में 2 अलग अलग प्लांट के पुष्प होते हैं, तब परागन की प्रक्रिया होती है। आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन है। ये हिंदी मीडियम वाले सारे बोर्ड्स के बच्चों के लिए है, जितने भी बोर्ड्स के एग्जाम देंगे सबके लिए, 12th का है ये। थैंक यू ऑल ऑफ यू।